तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, ये सारी चीज देखे थे, वेक्टर्स वगैरह देखा था। ठीक है। और इस क्वेश्चन को जस्ट अभी करेंगे हम लोग। पहले एक चीज है उसे कर लेते हैं, दैट इज कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है। दो टर्म्स आते हैं और उन दो टर्म को समझना है मुझे, और उस पे कुछ बेस्ड फैक्ट्स जो है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट इज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी थ्री दो पॉइंट्स। लाइन है ना, जो कि पैरेलल हो या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हो, तो उसे कोलिनियर कहा जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है, और इन दोनों को कहा जाएगा पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं इस तरीके से, तो इसे कहा जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। और अगर वेक्टर इस तरीके से है, तो ये दोनों पैरेलल तो है, लेकिन इसे नाम दिया जाएगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, क्योंकि इसके डायरेक्शंस जो है बिल्कुल 180 डिग्री से अपोजिट है, तो इसीलिए हम लोग इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे। बहुत बार क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, और नीचे वाले केस के लिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ठीक है। तो कोलिनियर ये हो गया। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो पैरेलल नहीं है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे ये वेक्टर और थोड़ा ना थोड़ा तो एंगल होना ही चाहिए, अदर देन 180 डिग्री एंड अदर देन पाई, 2 पाई, पाई एंड जीरो, और मल्टीपल में ले सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन कोलिनियर। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर वेक्टर्स सिर्फ एक ही प्लेन में है तो उसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और कोई भी दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारा ऐसा है, ये वेक्टर। सर आपने ये दोनों साइड वाई लिखा है। ओके, कोई बात नहीं, इसे जेड मान लो। ये ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में, ऐसा सोच करके चलो, एक्स वाई प्लेन में, तो इस प्लेन में आएगा ऐसा। और एक और वेक्टर यूज कर रहा हूं, कुछ ऐसा, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर भी किस में है हमारा, एक्स वाई प्लेन में। तो दिस टू वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज अ कोप्लेनर। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है उसी तरीके से हमें सोचना भी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर इसे कहा जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है, अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो उसे नॉन कोप्लेनर कहा जाएगा। जैसे कि अब हमारा एक वेक्टर है इस जगह पे, मान लो दिस इज सी वेक्टर विच इज इन एक्स जेड प्लेन। अगर ये एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन है कैसा, एक्स जेड प्लेन जो है हमारा वो ऐसा है। तो क्या देखो, दोनों प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर नॉट इन सेम प्लेन। प्लेन में तो है लेकिन अलग अलग, नॉट इन सेम प्लेन। सो these vectors will be called as non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors। ठीक है।
तो ये हम लोग जान क्यों रहे हैं अभी, अभी समझ में आएगा। इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स मुझे चाहिए, पहला कोप्लेनर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड 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 टू गिव रिजल्टेंट जीरो। ठीक है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए ताकि हमें रिजल्टेंट जीरो मिल जाए कोप्लेनर के लिए, फॉर कोप्लेनर। बोलो कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए मिनिमम? दो। हाँ सर, दो। दो, हाँ सर। कोप्लेनर एंड कोलिनियर। और दूसरा है नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गेट रिजल्टेंट जीरो। सेकंड के लिए 4, नॉन कोप्लेनर के लिए। है ना? तो देखो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा। अगर इसने बोल के रखा है कि वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं होना चाहिए तो मुझे टोटल 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल तो फॉर्म करना ही पड़ेगा ना। और ये ऐसे जाए और ये ऐसा जाए और ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। तो मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होंगे? मिनिमम 3 वेक्टर्स। अगर को लीनियर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मिनिमम 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। आगे चले जाओ उतना ही डिस्टेंस से पीछे चले जाओ तो भी रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अब कोप्लेनर की बात करते हैं, तो कोप्लेनर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड है? 2 3 4। नॉन कोप्लेनर के लिए, तो नॉन कोप्लेनर के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड है दैट इज 4। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें 2 प्लेन बनाना है ना, तो तुम्हें 2 प्लेन बनाना है। एक प्लेन इस तरह से जाएगा, ऐसे करके गया, और ये दूसरा बना। तो जब तक तुम 2 वेक्टर बनाओगे नहीं तब तक तुम्हारा प्लेन प्लेन डिफाइन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने 2 वेक्टर यूज करा है, दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर जैसे ही मैंने लिखा तो इस जगह पे प्लेन डिफाइन हो गया। प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब मुझे आउट ऑफ द प्लेन जाना है, तो आउट ऑफ द प्लेन जाने के लिए मुझे एक वेक्टर तो यूज करना ही पड़ेगा बाहर के डायरेक्शन में, ऐसा। तो ये वेक्टर मैंने यूज कर लिया बाहर की डायरेक्शन में। अब बाहर चला गया तो अब मैं वापस से वहां पे पहुंच जाता हूं जहां से मैंने स्टार्ट करा। तो टोटल 4 वेक्टर्स मेरे को रिक्वायर्ड है। तो बोलोगे सर सी को ही डायरेक्टली मैंने इस जगह पे क्यों नहीं मीट करा दिया इनिशियल पे, तो हमें 3 ही यूज करना पड़ता। क्या प्रॉब्लम होता बोलो? सर फिर वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। हाँ, फिर से ए इधर, बी इधर, और सी को अगर मैं उसी जगह पे वापस खींच लेता तो फिर से वापस से तीनों प्लेन में आ जाते। ये वाला केस बन जाता फिर से। तो ये हमारे प्लेन में आ गया, लेकिन हमें बोला क्या है, को प्लेनर नहीं होना चाहिए, नॉन को प्लेनर होना चाहिए। तो इसीलिए हमें आउट ऑफ द प्लेन जाना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द प्लेन जैसे जाएंगे उसके बाद फिर एक वेक्टर को यूज करना है मुझे उस जगह तक पहुंचने के लिए। समझ में आई क्या बात? सर बोलो। अगर ओरिजिन से हमने एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लिया, फिर वो वेक्टर को एक्स जेड प्लेन में लिया और वापस से ओरिजिन गए, तो तीन ही वेक्टर हुए ना। देखो फिर से तुम प्लेन बना रहे हो,
किधर से किधर गया बोलो? ओरिजिन से XY प्लेन में, ऑरिजिन से एक्स वाई प्लेन में गया, ठीक है। फिर फिर वहां से डायरेक्टली XZ प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। अब ऑरिजिन में, है ना, हाँ लास्ट सर। तो यही बचता है। इससे एक वेक्टर प्लेन बन रहा है, और तुम प्लेन अगर ध्यान से देखो तो ये प्लेन बन रहा है। कैसे करके मैं दिखाऊं तुम्हें, इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को। ये प्लेन बन रहा है जिसमें तीनों वेक्टर्स कंटेन हो रहा है। दिख रहा है क्या? हाँ सर। तुम उसको थोड़ा स्लैंट करके देखो, तब तुम्हें दिख जाएगा। ऐसे करके होगा, ये इस तरीके से, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है अभी भी। तो फिर से क्या हो गया, हमारा कोप्लेनर हो गया। और कोप्लेनर हमें चाहिए नहीं, नॉन कोप्लेनर चाहिए, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया था तुम लोगों को, 4 क्वेश्चन। ये क्या होगा, तो किया किसी ने? इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ सर, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड किया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। हम्म तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ। पहला, कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री होगा तो मुझे कितना निकल करके आएगा आंसर। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे, और अगर ना भी याद हो तो हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा विच इज 30। तो कितना आ जाएगा ये, 2F स्क्वायर प्लस ऑफ 2F स्क्वायर कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से आंसर आ जाएगा हमारा रूट अंडर ऑफ 2F स्क्वायर प्लस ऑफ √3F। ये आंसर हो जाएगा। तो F को बाहर निकाल लो, रूट अंडर ऑफ 2 + √3 × F, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है, मतलब ये जो हम लोगों ने काम किया जस्ट करने के लिए किया है। सेकंड, ये जो अब हम लोग करेंगे ये हमारे काम का है, और इसे हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन करेंगे और इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हम लोग यूज करेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 60 डिग्री होता है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है एफ नेट, वो कितना आता है, रूट अंडर ऑफ F² + F² + 2F² cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा √3F। तो इसका मतलब क्या है, नेट जो है वो √3F होगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो है वो किस तरीके से दिखाया जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल इधर आएगा। अब सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि ये एफ और ये भी एफ है, तो ये कितने एंगल पे होगा, 30 डिग्री। चाहो तो मैं हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला था हमारा, क्या था, बी साइन थीटा अपॉन A + B cos थीटा, ठीक है। तो ये A + B cos थीटा है। अब इस जगह पे b का वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज f, और ये है साइन थीटा। थीटा कितना, 30 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। इस जगह पे ये 60 डिग्री है। डिवाइडेड बाय
ए भी एफ है, पी भी एफ है, कॉस 60 डिग्री, तो एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 60 कितना, √3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 कैंसिल आउट, तो ये आ वन बाई जाएगा रूट थ्री थीटा 30 1/2। डिग्री। इससे पता चल जाता है कि थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि सिमेट्री जो है इसमें लग रहा है मेरा, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो सिमेट्री से दोनों बीचों बीच ही जाएगा, दैट इज 30 डिग्री एंगल पे। तो ये हमें याद रखना है रिजल्ट, ये दोनों। आगे हम लोग डायरेक्टली इसको यूज किया करेंगे। नेक्स्ट था हमारा कि अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री केस के लिए कर लेते हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, दिस एफ वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, और ये 90 डिग्री पे, तो फिर से √2f। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाया, और कितने पे रिजल्टेंट आएगा, 45 डिग्री पे, जस्ट उसके आधे पे। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू √ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो आंसर आ जाएगा √2f। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये वैल्यू कि जो नेट होता है वो कितना होता है, √2f होता है, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ देखते हैं हम लोग। फोर्थ में अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा, तो ये एफ वेक्टर और ये एफ वेक्टर है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, बराबर। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा लो। हाँ, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाया, तो रिजल्टेंट ऐसा होने वाला है, एफ नेट, तो ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू √ऑफ f² प्लस f² प्लस 2f cos 120। अब cos 120 कितना होता है, -1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये f निकल करके आ जाएगा, तो ये भी हमें याद रखना है। और कितने एंगल पे जाएगा, 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या तुम्हें सबको? हाँ सर। तो क्या रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड वेक्टर्स है, उन दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा √3। अगर ये ए वेक्टर है और ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, तो √3a हो जाएगा। और कोई अगर 90 डिग्री पे है, √2a, और अगर 120 पे हो तो 120 पे हो तो ए ए हो जाएगा, बराबर। इसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट भी करा जा सकता है, ध्यान से देखो, इसको मैं ट्रायंगल में किस तरीके से तब्दील करता हूँ। ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, तो ए वेक्टर इसी जगह पे है, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया, और सी वेक्टर ये है। इसको कैसे करेंगे, ए वेक्टर इस जगह पे, बी वेक्टर इस जगह पे, और ये सी वेक्टर। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी हम लोग इस चीज को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स
अब इसको हम लोग देखते हैं और काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही एक ऐसा चीज है जो कि हमें काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में, बहुत ज्यादा। अगर ये नहीं आता है तो समझ लो फिजिक्स बनेगा ही नहीं। और इतना टफ भी नहीं है समझना, अगर समझना चाहो तो आराम से हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रिजॉल्व करना। वेक्टर्स को तोड़ना। हाँ, मतलब एक वेक्टर को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, कितने भी पार्ट में तोड़ा जा सकता है, या फिर रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो बोला गया कोई भी एक वेक्टर अगर हमें दिया गया है, तो इस एक वेक्टर को मैं किसी भी दो वेक्टर के हेल्प से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट से दिस इज सी वेक्टर, और मेरे पास दो वेक्टर्स है। कौन कौन से दो वेक्टर्स हैं? लेट से मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, और मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसको मैं बी बोल रहा हूँ। इसका लेंथ छोटा है, ठीक है। तो अगर मुझे ए और बी वेक्टर के हेल्प से इस सी वेक्टर को बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए वेक्टर को लाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके टेल के पास रखो। ये ए वेक्टर को मैंने रख दिया, और इसको डैश डैश लाइन से बड़ा कर दो। डैश डैश जितना भी बड़ा हो सकता है, दोनों साइड बड़ा कर दिया मैंने, इधर भी, लेफ्ट भी और राइट भी। फिर बी वेक्टर के हेड को लो और इसके हेड के पास रखो, बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट किया है मैंने, और क्योंकि ये छोटा है, और फिर इसको मैं डैश डैश लाइन से बड़ा कर लेता हूँ। तो दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे पहला वाला वेक्टर को बड़ा करना चाहिए लेंथ में, ताकि वो इतना बड़ा हो पाए, और दूसरे वाले वेक्टर को मुझे इतना बड़ा करना चाहिए। लेकिन बी वेक्टर जो है वो इतने ही लेंथ का है, और सी ए वेक्टर जो है वो भी इतने ही लेंथ का है। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैसे समझना जरा। इफ एनी वेक्टर is multiplied with constant, then the length of the vector increases। ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीजेस, एंड इट्स डायरेक्शन में और मे नॉट चेंज। ठीक है, कैसे नहीं हो रहा है इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को मुझे लिखना है, तो इस वेक्टर को मैं x मान लेता हूँ, और ये x वेक्टर बनाने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो n से मल्टीप्लाई कर लिया a वेक्टर को, जिसका लंबाई इतना सा हो गया, और वो मुझे x वेक्टर दे दिया। और इस वाले y वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ b वेक्टर, वेर m एंड n आर इंटीजर्स। तो c वेक्टर को अब मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? दैट c वेक्टर इज बेसिकली इक्वल्स टू, c वेक्टर इज इक्वल्स टू x वेक्टर प्लस ऑफ y वेक्टर, और वो है क्या चीज? n a वेक्टर प्लस ऑफ n b वेक्टर। तो देखो अब हम लोगों ने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया है इस फॉर्म में, दो इंडिविजुअल वेक्टर्स के फॉर्म में। तो इसे कहते हैं रिजॉल्व करना, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना।
C vector is equals to x vector plus y vector, and C vector is equals to n times of A vector plus m times of B vector, और इसे बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, तुम किसी भी दो चीज को तोड़ सकते हो तो उसको जोड़ने पे भी सी वेक्टर मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, तो वो क्या है, सी वेक्टर। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, दो को जोड़ा है, और अगर सी वेक्टर गिवन है तो तुमने इस फॉर्म में तब्दील करा तो इसको तोड़ना बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, और उसका डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, दैट इज 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। अब मुझे बोला गया कि एक बी वेक्टर निकालो जो कि 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ए, ये जो 2 है, दिस इज कांस्टेंट, और ए वेक्टर यहाँ पे वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ए वेक्टर पुट कर लिया मैंने, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 6i कैप और 8j कैप हो जाएगा। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा फिर। 10 6 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। इसका 10 मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ए वेक्टर था, कार्टेशियन सिस्टम ही बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट गिवन था, डेट वाज 3,4, और ये 3,4 था। इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का अभी लेंथ कितना था, इस ए वेक्टर का लेंथ था 5। तुमने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, अब ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बड़ा हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। तभी तो इसका लेंथ कितना बन गया अब, 2, सॉरी 10। इसका लेंथ अब कितना हो गया, 10। और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,8। समझ में आया क्या। तो तुम किसी भी वेक्टर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, उसका लेंथ बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। घट कैसे सकता है, जैसे कि मान लो ए वेक्टर को फ्रैक्शन से। तुमने, हाँ, 5 से मल्टीप्लाई ना करके 1/5 से मल्टीप्लाई करा, तो जैसे सी वेक्टर जो है उसको तुमने 1/5 से मल्टीप्लाई करा, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल करके देखो, सी वेक्टर का 1 आएगा। मतलब तुमने इस 5 लेंथ को 1 कर लिया, तो सी वेक्टर इतना छोटा सा हो गया, बराबर है। तो अब डायरेक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं किसी मतलब कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका लेंथ या तो बढ़ सकता है तो घट सकता है। क्या डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या, नो सर नो। डायरेक्शन चेंज हो हाँ सकता सर। है, हाँ सर हो डायरेक्शन, सकता है हाँ सर, डायरेक्शन हाँ में सर। चेंज, क्यों बताओ। 0 से मल्टीप्लाई किया था। तब तो नल वेक्टर हो जाएगा। सर -1 या -2 से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर। हाँ, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई किया होता इस ए वेक्टर को, तो मेरा अब जो वैल्यू आता वो -6 आई कैप -8 जे कैप आता।
और इस बार कार्टेशियन सिस्टम पे अगर हम लोग इसको दिखाते तो ये वेक्टर ही पीछे चला गया होता है ना, -6 -8 जस्ट पीछे, और इसका लेंथ अभी भी 10 ही है लेकिन उल्टा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन दे दिया मैंने, बता दिया। अब ऊपर वाले पे आते हैं। ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा? रिजोल्यूशन। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंपोनेंट निकालना सीखेंगे हम लोग। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसको या तो कंपोनेंट या फिर इसको प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सब एक एक करके देखेंगे। पहले सिंगल एक्स वाई वाला देखते हैं फर्स्ट। एक्स वाई प्लेन के लिए अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को बोला जा सकता है दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, है कि नहीं? ऐसा बोला जा सकता है, जिसमें से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट कौन सा है? एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। और जब भी हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं तो परपेंडिकुलर निकालते हैं। ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पार्ट हमने निकाला सी और ये डी वेक्टर, ठीक है? तो सी वेक्टर क्या कहलाएगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप and d vector is basically yj cap. So these are components. C and D vectors are components. Components of vector A along xy axis. ये कंपोनेंट्स कहलाएंगे। दूसरा क्या चीज है इसमें? अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहाँ तो मैंने वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, इसीलिए आराम से हम लोग निकाल पा रहे थे। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? एंगल विथ एक्स एक्सिस दिस y विल बी by x. y बाय एक्स, और एंगल tan इनवर्स देना पड़ेगा। tan इनवर्स क्या है बोलो? इनवर्स Inverse फंक्शन बताया function. गया क्या? हाँ थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत बताया। और एंगल विथ अगर y एक्सिस होगा तो Tan inverse x by y. tan इनवर्स x बाय y, ऐसा लिखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग 3D में देखते हैं। दूसरा मतलब कि अगर एक्स वाई जेड प्लेन हो तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई भी पॉइंट है इस जगह पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा जा सकता है? एक्स डिस्टेंस तुम एक्स में चलो, वाई डिस्टेंस तुम वाई में चलो और जेड डिस्टेंस तुम जेड में चलो। पॉइंट को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ।
x डिस्टेंस x में चलो, y डिस्टेंस y में चलो, एंड z डिस्टेंस z में चलो। तो क्या हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? बराबर। और इस पॉइंट को मैं लेकर के एक बढ़िया सा क्यूब बना सकता हूं। दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया क्यूब कैसा है? तो ये जो वेक्टर दिख रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड या फिर द डिजायर्ड वेक्टर। ये पॉइंट क्या है? x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसको मैं ए वेक्टर बोल लेता हूँ। ए वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। मान लो बी सी एंड डी। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? या फिर कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसको अब ऐसे लिखेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ ए along x direction is x. Component of a along y direction is y, and component of a along z direction is z. ये चीज लिखा जाएगा। एंगल बताते हैं। देखो एंगल कैसे निकलेगा। ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें देखना है। तो तुम्हें एक प्लेन दिख रहा होगा या फिर ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसा दिखा क्या? हाँ सर। तो इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, और इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ टिल्ट करके। सो दिस इज एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, दिस इज अल्फा, और ये लेंथ कितना है? एक्स है। और ये लेंथ कितना है? रूट अंडर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल रहा हूँ। तो अब इधर से कॉस अल्फा कितना निकलेगा? cos alpha will be equals to x divided by magnitude of a। तो अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x by mod a। सेम वे में एंगल विथ y एक्सिस में बोल सकता हूँ, डेट इज cos बीटा, क्योंकि इस बार जो एंगल बनेगा वो y के साथ बनेगा। ये हमारा वेक्टर है, तो ये वाला एंगल होगा बीटा। और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने इस जगह पे, है ना। तो उसको मैं रोटेट करके ऐसे दिखा रहा हूँ, ये y एक्सिस और ये एंगल बीटा, ये y डिस्टेंस और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a। cos बीटा कितना हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ a। ए। और सेम वे में z के साथ भी बता सकते हैं, और z के साथ मैं डेल्टा ले रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा। तो गामा कितना हो जाएगा? z बाय मॉड a। तो ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को बोला जाता है हमारा कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। इस cos अल्फा जो कि मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तुम्हें, ठीक है। सर एक बार थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ एक मिनट रुको। दिस cos अल्फा cos beta and cos gamma are called direction cosines। ये
फिजिक्स में कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज है ही नहीं और कभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। कंपोनेंट का जरूर है, जो कि हम लोग अभी सीखेंगे। सर क्या लिखा है डायरेक्शन? कोसाइंस, COSINES, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये मैथ्स में यूज होता ये जरूर बोला जा सकता है कि इसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को ऐड करूं और निकालना चाहूं कितना होता है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ जाएगा 1? सर वो कॉस और कॉस गामा वो सब निकाले स्क्वायर कर देंगे तो फिर और फिर ऐड कर देंगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा और नीचे भी हाँ, डिनोमिनेटर में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अल्फा वाला जो टर्म है उसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड में है जो हाँ चीज, सर। उसका प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? नीचे ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड कितना निकाला था? दैट रूट वाज रूट एक्स अंडर ऑफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए निकाला था, इसको स्क्वायर कर लो तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है और ये 1 आ जाएगा। तो इसीलिए ये सॉल्व करा। इसमें एक एग्जांपल करते हैं अपन, जो समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हें ए वेक्टर गिवन है विच इज 2 i कैप प्लस ऑफ j कैप एंड बी वेक्टर गिवन है तुम्हें i कैप माइनस ऑफ j कैप। तो बोला गया है तुम्हें सी वेक्टर निकालना है ए और बी वेक्टर के हेल्प से, जिसमें कि x नहीं पता है, फाइंड x। ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों को मैं अननोन करता हूँ। ये y है और ये x है। तो पूछा गया फाइंड x एंड y, और सी वेक्टर जो दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है तुम्हारा 5 i कैप प्लस ऑफ j कैप। सॉल्व करो इसको। हाँ, हाँ सर मेरा भी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सी वेक्टर को पुट कर लो, विच इज 5 i कैप प्लस ऑफ j कैप इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ a वेक्टर विच इज 2 i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस x इंटू i कैप माइनस ऑफ j कैप। तो ये ऐसा आ जाएगा 2y i कैप प्लस y j कैप प्लस x i कैप माइनस ऑफ x j कैप। अब i कैप वाले को i कैप के साथ ऐड कर लो एंड j कैप वाले को j कैप के साथ। ये होगा 2y प्लस ऑफ x i कैप प्लस y माइनस ऑफ x j कैप, ऐसा लिख दिया। और ये होगा 5 i कैप प्लस ऑफ j कैप। अब मैं कंपैरिजन भी i कैप वाले को i कैप के साथ कर सकता हूँ बस, और j कैप वाले को j कैप के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, 2y प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन एंड y माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो x का वैल्यू आ जाता है हमारा 1 1, y का वैल्यू आ 2 जाता है 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और अब कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ अब, कंपोनेंट कैसे निकालना है, और जिस तरीके से बता दूंगा उस तरीके से तुम्हें याद रखना है। ये हमारे पास ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। मैं निकालना चाहता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो वो कितना होगा, एक्स होगा, और एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे। और ये कितना होगा, वाई, वाई का भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा लिखो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाय ए। तो वाई कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, या फिर अलोंग वाई डायरेक्शन, विच इज ए साइन थीटा। और कॉस थीटा इस जगह पे लिखो। कॉस थीटा कितना होगा, एक्स बाय ए। उधर से एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फिर अलोंग एक्स एक्सिस, विच विल बी ए कॉस थीटा। तो इस ए वेक्टर को अब ऐसा लिखा जा सकता है, डेट इज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, देखने के लिए तो है बहुत छोटा, लेकिन सारे क्वेश्चन फिजिक्स के कंपोनेंट से डिवाइड होकर के ही बनाने पड़ते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही हो सकते हैं। कीप ओनली along परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक्सेस। मतलब अगर तुमने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाला है तो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट तुमने इधर निकाल दिया, पॉसिबल नहीं। अगर कंपोनेंट तुमने इधर निकाला है किसी भी वेक्टर का, तो दूसरा कंपोनेंट या तो इधर आएगा या तो फिर इधर आएगा, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। लेट से मतलब कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक ये होगा और दूसरा ये होगा, और यहाँ पे तो पता ही है ये होगा और ये होगा। दूसरा अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो जिसके साथ भी एंगल जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है ना, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स की तरफ क्या आएगा, कॉस। तो ए कॉस थीटा, याद रखना इस बात को। जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसका कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा हुआ है उस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, साइन। तो इसका एंगल इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो दिस इज ए कॉस थीटा वेक्टर एंड दिस इज ए साइन थीटा वेक्टर। तो या तो तुम इस वेक्टर को दिखाओ या फिर तुम इन दो वेक्टर्स को दिखाओ, बराबर। ऐसा नहीं कि मैं ए साइन थीटा और कॉस थीटा भी दिखा रहा हूं और साथ ही साथ इस वेक्टर को भी दिखा रहा हूं, नहीं। ये दोनों में से कोई एक वेक्टर दिखाना है। तुमने ए वेक्टर को तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद ही ये दो वेक्टर तुम्हें मिले हैं। ये तीनों वेक्टर एक साथ नहीं दिखाना है। हम लोग कैलकुलेशन में रफ कॉपी में करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि ये वेक्टर को तुमने तोड़ लिया है, तो ये तुम्हें ए कॉस थीटा मिला और ए साइन थीटा मिला। अब ये वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं, ये गायब हो गया। या फिर इन दो वेक्टर्स को जोड़ लेंगे तो ये हमें ए वेक्टर दे देगा। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर टेकिंग कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बराबर है। यस सर। अब एग्जांपल करते हैं इसमें। जैसे कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 और एंगल दे रखा है 53 डिग्री। तो निकालो एक्स और वाई
कंपोनेंट कितने होंगे? y कंपोनेंट 8 होगा और x कंपोनेंट 6 होगा। तो देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये जो डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा a cos 53। a कितना है 10, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 6। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा a sin 53, तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 53, 4/5 विच इज 8। ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अब दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं तुम्हें, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक मिनट ऊपर करो ना। एक वेक्टर दिया गया है 37 डिग्री के एंगल पे 5, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये 53 डिग्री के एंगल पे दिया है। और थोड़ा इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, एक एक करके। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, निकालो। क्वेश्चन को तो जिस प्रोसेस में मैं करूंगा उसी प्रोसेस में तुम्हें भी करना है, ध्यान रखना है। आगे से हम लोग हमेशा इसी तरीके से करेंगे। एक बार बेसिक पैटर्न फॉलो कर लो, उसके बाद तुम स्किप कर सकते हो बहुत सारे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप क्या करना है, सभी को रिजॉल्व करना है, सारे वेक्टर्स को। तो ये वेक्टर दे रखा है 10 और कितने एंगल पे 37 डिग्री पे। तो पहले इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ और इसके कंपोनेंट्स निकालता हूँ। तो कितने आ जाएंगे, इधर आ जाएगा 8 a 10 cos 37, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे करना है, 8 आ गया। फिर y डायरेक्शन में ये कितना आ जाएगा 10 sin 37, इसका वैल्यू कितना है 6। तो पहला वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर लिया, अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है। अब दूसरे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 5 और एंगल 53, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है एंगल। तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा that will be 5 cos 53। तो cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 3। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 4 इस डायरेक्शन में आएगा 5 sin 53, तो ये आ जाएगा 4। तो अब ये वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, हमने रिजॉल्व कर लिया। तो इसको मैं अब ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है डेट इज 3, मैग्नीट्यूड का है। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। इस डायरेक्शन में दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 4 और एक का मैग्नीट्यूड है 6। तो जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। बराबर। तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में है वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 10। और ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, बड़ा कौन सा है 8 है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 8 - 3 विच विल बी इक्वल्स टू 5। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन निकालो। तो ये दोनों जुड़ गया और रिजल्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो डायरेक्टली रिजल्टेंट निकल जाएगा, रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 125। 100 और 125, 5 √5 है ना।
और एंगल कितना आ जाएगा अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो एंगल कितना आ जाएगा? tan inverse 2. हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2, तो tan इनवर्स 2 आ जाएगा। या फिर इस r वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कैसे? तो ये जो पॉइंट बने मिलेगा ये 5, 10 मिलेगा बेसिकली। तो r वेक्टर को मैं बोलूंगा 5i कैप प्लस 10j कैप। बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस से करोगे सभी कोई, बस तुम्हें इस फॉर्म तक ला करके छोड़ देना। ठीक है, सभी को इस फॉर्म तक लाके छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और वेक्टर्स दे दिए गए हैं। ये 30 डिग्री का है। 4 दिया गया है और ये दिया गया तुम्हें 60 डिग्री। नहीं, इधर नहीं देते हैं, इस तरफ ले लेते हैं। ये मान लो 60 डिग्री दिया गया है और मैग्नीट्यूड बोला गया है डेट इज 4 और एक और वेक्टर दिया गया है इस डायरेक्शन में डेट इज 5 और एंगल है 37 डिग्री। तो फाइंड नेट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। हैं तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। देखो पहले मैं 4 का रिजॉल्व करता हूँ। ये 4 है तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 4 cos 30 विच इज cos 30 √3/2 2 √3। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 4 sin 30 विच इज 2। अब इसको करता हूँ मैं रिजॉल्व, इस वाले वेक्टर को। तो इसका रिजोल्यूशन इधर होगा कितना? 5 sin 37, क्योंकि एंगल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है तो cos इस तरफ आएगा। एक और वेक्टर विच इज 5 cos 37। 5 cos 37 कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 3। अब इस वेक्टर को देखते हैं। ये जो वेक्टर है इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? 4 cos 60। cos 60 होता है 1/2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा तुम्हारा 4 sin 60 विच इज 2 √3, है ना। सारे वेक्टर्स निकाल लिए। अब इसको मैं बस दिखा देता हूँ। तो इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 2 √3। इस डायरेक्शन में दो वेक्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? एक 3 आ रहा है और एक 2 √3 आ रहा है। इस डायरेक्शन में भी दो है, एक 4 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। और नीचे की डायरेक्शन में एक ही है डेट इज 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 √3 कैंसिल आउट। तो क्या बचे? एक इस डायरेक्शन में बचा और एक इस डायरेक्शन में बचा। तो इधर आएगा 3 और इधर आएगा 4। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? -j कैप प्लस 4j। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू -3 i कैप प्लस 4j कैप। सर अब अगर किसी ने इसी जगह पे ही देख लिया हो
कि ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा ये अगर 4 को देखो तो ये 30 डिग्री के एंगल पे है, और दूसरा जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, कितना 60 डिग्री पे, और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ 4 है। देखो ये पहले ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये एंगल कितना होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ एक ही वेक्टर बचा ना। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैंने तुम लोग को दिया। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग अगर ऐसा देख लेंगे तो डायरेक्टली प्लस कर लेंगे या फिर डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। बराबर। तो रिजॉल्व करना आ गया ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब इसका फायदा कहाँ पे मिलेगा मुझे। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन starts walking in the direction of 53 degree north of east and travels 10 meter. After that, he turns. After that, he turns and moves a distance of 15 meter in the direction of 37 degree east of south. Then find its resultant displacement. Displacement in vector form. तो देखो, सबसे पहले मैं इसका वेक्टर बना लेता हूँ कैसे जा रहा है ये। तो पहले जा कैसे रहा है उसको देखते हैं हम लोग। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहले किधर गया, 53 डिग्री पे गया, और ईस्ट से एंगल बना रहा है 53 डिग्री। तो 53 डिग्री पे गया ये, और कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। उसके बाद फिर कितना गया, 15 मीटर 37 डिग्री पे। तो उसको करने के लिए क्या मुझे इस जगह पे अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इस जगह पे पहुंच गया, तो इस जगह पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखेगा, है ना। तो इसका ईस्ट इस तरफ हो जाएगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, और साउथ इधर होगा। तो साउथ से बना रहा है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री साउथ से बना रहा है ऐसा। और कितना डिस्टेंस गया है, 15। 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि वो फाइनली कहाँ पे पहुंचा। वेक्टर कितना भी बड़ा हो सकता है, हम लोग ज्योमेट्रिकली यहाँ तो स्केल से मेजर करके नहीं बना रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको रिजॉल्व कर लेना। ये जो 10 है, 10 को रिजॉल्व करो। 10 का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन कितना आएगा, ये एंगल 53 है, तो 10 cos 53, 6 10 cos 53 कितना, 6। और इधर आ जाएगा 10 sin 53 विच इज 8। अब दूसरा रिजॉल्व करा, जो 15 मीटर का वेक्टर है और एंगल 37 डिग्री दे रखा है, तो इसका इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 15 cos 37, cos 37 4/5,
तो कितना आएगा ये बताओ, 12। और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 15 sin 37 विच इज इक्वल टू 9। अब मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूँ इस चीज को, देखना। पहले वो गया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे पहुंच गया, मतलब कि वो x में यहाँ तक चल रखा है और y में यहाँ तक चल रखा है। y में कितना डिस्टेंस चला है, 8 ये वाला, और 6 चला है x में। अब वो इस जगह पे पहुंचने के बाद x में कितना चला, 9 चला, तो x में चलेगा 9 और y में कितना चलेगा, 12। तो y में अगर 12 चलेगा तो 8 से तो बड़ा है, तो वो नीचे जाएगा, है ना, तभी तो वो यहाँ पे पहुंचा। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कितना बन गया, रिजल्टेंट बन गया, जो x वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, है ना, कितना हो गया ऐड अप होकर के, x 10 वाला आए 6, क्या? तो टोटल इधर आ जाएगा। मतलब ये जो लोकेशन होगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊं, तो x में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 9 से 15 15, और y में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4। 8, -4। और वहां से फिर वो नीचे चल गया है 12 डिस्टेंस नीचे, तो 12 माइनस ऑफ 8 दैट इज 4, माइनस ऑफ 4 नीचे, तो हमारा वेक्टर ये रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको मैं d बोलूं, तो d वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज 15 i कैप माइनस ऑफ 4 j कैप, ऐसा बोला जाएगा। अब i कैप j कैप तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, तो हमें क्या यूज करना, तो मुझे एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वही काम कर लो कि इसमें साइन कॉस देख लो। साइन कॉस देखने के लिए तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है, तो इस एंगल को मैं थीटा बोल लेता हूँ। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 15, सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 बाय 15, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, रूट अंडर ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 प्लस ऑफ 41। 15 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 241 रूट अंडर में। तो मैं बोलूंगा ये जो पर्सन है वो अभी अपने इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्प्लेस्ड है, रूट अंडर ऑफ 241 डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 4 बाय 15, और ये कौन सा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एंगल थीटा इसके साथ होगा, तो ईस्ट ऑफ साउथ बोला जाएगा। आउट समझ ऑफ में आया ईस्ट क्या, ना? जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको लास्ट में लिखेंगे, हाँ मतलब वही होगा, विच इज साउथ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको लास्ट में लिखना है, तो ये एंगल यहाँ पे है। समझ में आया सबको, एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं तब तुमको करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक पर्सन है जो कि चलना स्टार्ट किया और उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यू साउथ, देन उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यू वेस्ट, एंड फाइनली
had finally moved in the direction of 53° west of north. Till he reaches to the point on the x-axis. जनरली x-axis दिया नहीं जाएगा, उसको सेंटेंस में बताया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी x-axis लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को करो। फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस traveled in लास्ट वन। सबसे लास्ट वाले केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये निकालना है। तो ग्राफ आप ड्रॉ करो, तुम्हें पता चल जाएगा, फिगर बनेगा, कार्टेशियन सिस्टम से कंपेयर करो। और ये 25/3। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में चला, 3 मीटर का डिस्टेंस साउथ के डायरेक्शन में, यही है ना? 4 मीटर्स ना? 4 मीटर सर। 4 मीटर दिया क्या? ओके, तो 4 मीटर का डिस्टेंस साउथ में चला। उसके बाद 3 मीटर का डिस्टेंस वो किधर चला? वेस्ट में। वापस वेस्ट में, है ना? तो वो यहाँ पे पहुंच गया। अब इस जगह पे पहुंचने के बाद वो क्या किया, बोला कि वो किस डायरेक्शन में चला है? 53°। बताओ क्या था 53°? वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के साथ 53° एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्थ के साथ 53° ऐसा बन जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में चलते गया तब तक चलते गया कि वो एक्स एक्सिस तक ना पहुंच जाए। बराबर है? तो अगर ऐसा वो करेगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो यहाँ से तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा कि इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में तो कम से कम 4 चलना चाहिए, है ना? नॉर्थ के डायरेक्शन में कम से कम 4 चलना चाहिए। और वेस्ट के डायरेक्शन में कितना चलना चाहिए? वेस्ट के डायरेक्शन में कितना चलना चाहिए उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस है हमारा d, तो एक ट्रायंगल बन रहा है उस जगह पे, ये 4 है, ये है 53° और ये d। तो d cos 53 कितना होगा? 4 के बराबर। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय cos 53। cos 53 का वैल्यू कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 20/3। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इस डायरेक्शन में वो इतना होगा। और अगर तुमसे पूछा जाता कि वेस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वेस्ट में डिस्टेंस जो ट्रेवल करता वो हम लोग निकाल सकते थे 10 से 1053। तो x/4 इज इक्वल टू 1053। समझ में आ रहा है? 1053 कितना होता है? 4/3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/3। तो खैर आंसर ये होगा, क्योंकि ये इसने
मांगा है, तो इतना डिस्टेंस उसको चलना चाहिए ताकि वो एक्स एक्सिस तक पहुंच जाए। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग डिटेल्स में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं। बाय और सर। होमवर्क बाय सर। टोटल डिस्टेंस पूछा था ना? क्या बोल रहे हो? टोटल डिस्टेंस पूछा था ना? नहीं नहीं, ये डिस्टेंस ही पूछा था कि डिस्टेंस कितना चलना चाहिए उसको। लास्ट वन बोला है, देखो ऊपर क्या लिखा है, लास्ट वन, सबसे लास्ट वाला कितना ओके डिस्टेंस सर। बराबर। होमवर्क में तुम लोग डीपीपी कर लेना, डीपीपी 9, और शीट में क्वेश्चन कर लेना सेक्शन सी पार्ट 3 में वेक्टर का। बाकी फिर बाय नेक्स्ट सर। बाय सर। ओके बाय। बाय सर।